हेलो एवरीवन। एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन जो जेई मेंस 2022 में आया था। बट वो क्वेश्चन वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। और उस क्वेश्चन का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो 2022, 2023, 2024 3 से 4 ईयर मिला जुला के ऑलमोस्ट 4 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब 4+ क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को मास्टरी करेंगे, और हम लोग उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक मेथड से नहीं करेंगे, उसको हम लोग चार चार मेथड में करेंगे। तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी होगा बहुत तगड़ा लेवल पे चला जाएगा। मतलब इसके बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए मिलता जुलता, तो भी तुम निकाल लोगे। मतलब हमारा इस सेशन का मेन एम यही है कि तुम्हें उस क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई मिला जुला कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम एटलीस्ट वो कर पाओ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, मेरे कोचिंग वाले ने ये पढ़ा है, तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है एक्चुअल एग्जाम में। बट बनेगा क्यों? तुमको तो पहले तो खुद से एक बार सोचना है ना कि कैसे और भी अप्रोच डेवलप करे। जब तुम बहुत सारे अप्रोच का, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तुम फटाक फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, उसके रिलेटेड। तो आज की सेशन का मेरा वही एम है कि तुमको वो सारे चीज प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे स्क्रीन में एक चीज दिख रहा है। हम लोग ऑलरेडी जेई मेंस लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सारे बच्चों का। जो जो बच्चे मॉक टेस्ट का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, जेई मेंस लेवल का ऑल इंडिया बेस्ड फ्री ऑफ मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और एग्जाम होंगे 27, 10, 17, 24, 1, 8, 22, मतलब 22 दिसंबर तक हमारा पूरा फुल सिलेबस स्टेट खत्म हो जाएगा। और एक 11th का फुल सिलेबस होगा, एक 12th का फुल सिलेबस होगा। ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है इस मॉक टेस्ट को, तो हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल जो भी गिविंग होंगे उसमें ज्वाइन हो जाना, सारे एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल मतलब देखो, मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुमसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। पहले सोच लो। रिकॉल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक लाइन है और एक पॉइंट है पी कोमा क्यू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? एक पी कोमा क्यू का यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा, जो लाइन पे प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तो मतलब यही है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, एक्स माइनस पी डिवाइडेड बाई ए, जो तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट होता है, वाई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी, जो तुम्हारा वाई के कोफिशिएंट होता है, इक्वल टू माइनस ए पी प्लस बी पी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है। आई होप तुम सब लोगों ने पढ़ा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जो क्लास 11 पे था, ठीक है। और इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सेम होता है। इमेज निकालने के लिए क्या होता है, सिर्फ आगे 2 लगा देते हो, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज का फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच में आगे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता, और ये पे क्या होगा, ये पे कांस्टेंट टर्म 2 आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और इमेज का मतलब क्या है? अगर लॉजिकली सोच ले डायग्राम में कि इमेज का मतलब क्या है, इमेज का मतलब होगा नीचे एक पॉइंट। मतलब ये जो पी कोमा क्यू पॉइंट था ना ऊपर में, ये पी कोमा क्यू पॉइंट था ना, इसके इमेज नीचे बनेगा, ये लाइन के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ी। ओके, एक पॉइंट गिवन होंगे और एक लाइन गिवन होंगे। अगर उससे तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला पूछ लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तुम्हें पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके रूट होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। आई होप तुमने ये सारी चीज भी पढ़ा, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ी। ओके, अगर दोनों पॉइंट गिवन है, तो दोनों पॉइंट अगर गिवन है उससे तुम कैसे सॉल्व करोगे? दोनों पॉइंट अगर गिवन है, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट होता है, ठीक है। ये सारे चीज हम लोग इस जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये एक्चुअली मैथमेटिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी एक चीज तुम्हें याद देना है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर दिया तो क्या मिलेगा तुम्हें? एक्चुअली वैल्यू 2 मिलेगा। और ये चीज ये क्वेश्चन में 5 से 6 बार यूज होने वाला है। मतलब ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ये चीज सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू 2 होंगे। इसका प्रूफ डेरिवेशन भी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, देख सकते हो आराम से। आई होप तुम सब लोग कर सकते हैं डेरिवेशन, बहुत ईजी है। सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्मूला को एक्सपेंड करना है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे क्या है देख लेते हैं। ओके, आगे और भी एक चीज है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है?
दोनों लाइन परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है m1 m2 -1। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपल, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का स्लोप उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होंगे, इसको अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो उसका कंडीशन। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर ही बेस करके सवाल है, ठीक है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो डायगोनल होता है, क्या होता है, स्क्वायर के जो दो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये बचपन में था, अगर किसी ने बचपन में ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो मैंने इक्वल करा था, एक परपेंडिकुलर हमेशा होता है, स्क्वायर की जो दो डायगोनल है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में। लेट m1 m2 be the slope of two adjacent sides of a square of sides such that a square plus 11a plus 3 into m1 square plus m2 square equal to 220 if one vertex of the square is 10 cos alpha minus sin alpha, मतलब vertex given है एंड अल्फा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है एंड द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज cos alpha, मतलब एक डायगोनल की इक्वेशन भी गिवन है, बढ़िया है। फिर इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, जो पूछ रहा है वो बाद में फोकस करेंगे, बट पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक साइड का जो डायगोनल है वो दे दिया, मतलब ए वाला चीज दे दिया, एक डायगोनल का इक्वेशन उन लोगों ने ऑलरेडी तुमको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, बहुत ईजी है ये तक। उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला कि दूसरे वाला जो डायगोनल बनेगा उसका कोई पॉइंट दे दिया, ओके, बढ़िया है। अब एक बात सोचो, खुद से अगर बात सोचने की ट्राई करो, एक लाइन की इक्वेशन कब लिखा जाता है, जब दो पॉइंट होंगे। एक लाइन की इक्वेशन कब लिखा जाता है, जब दो पॉइंट होंगे, x1 y1 x2 y2, तब भी तो दो लाइन की इक्वेशन तुम निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। बस समझ मैंने क्या बोला। तो तुम्हें एक्चुअली ए वाला पॉइंट या फिर ए वाला पॉइंट, क्योंकि ए लाइन एक्चुअली पास कर रहा है ए जो बीच वाला पॉइंट से या फिर ए क्रॉस वाला पॉइंट से, तो ये योलो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें मिड पॉइंट का निकालना पड़ेगा या फिर ए वाला निकालना पड़ेगा। आप सोचो, तुम क्या, अभी एक चीज पढ़ाया गया था, दोनों डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल करके बैठता है, ठीक है, ये चीज पढ़ाया गया था। तो अगर एक बार नीचे आ जाए, देखो, मैं जैसे मान लो डायगोनल के ये जो डायगोनल था इसके इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तुमको दिखाने के लिए लिखा, ठीक है। एक्चुअली तुम्हें इमेज में शायद क्रिएट नहीं होंगे कि 90 डिग्री कैसे है, मैंने दिखा दिया तुम्हें यहाँ पे, देखो 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 10 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये जो लाइन है प्रेजेंट है। तो एक बात सोचो, तुमको अभी सिखाया गया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, दो निकालने का फॉर्मूला सिखाया गया था। अब एक बात सोचो, अगर ए पॉइंट यहाँ पे खड़ी है, ए लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है, तो ए वाला पॉइंट एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, जिस पॉइंट पे मेरा माउस है वाला पॉइंट एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअली इमेज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना ये चीज, क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ हमेशा बराबर होता है। समझे बात मैंने क्या बोला, एक स्क्वायर की केस में ये तो टोटल लेंथ अगर एल हो जाए तो एल बाई टू हो जाता है ना, समझ बात मैंने क्या बोला, आधा आधा हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले इमेज निकालेंगे, इमेज या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं पहली जो मेथड वन कर रहा हूँ वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं जो मेथड वन करूंगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर से करूंगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाओ, एक्स माइनस x1 मतलब 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा था यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे था ना, 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा था ना एक्स के पास, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। तो x माइनस 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट जो होता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा था, देखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा था, y माइनस 10 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे y होगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस ए, जो पॉइंट से तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो पॉइंट से तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो उस पॉइंट को लाइन में पुट करोगे, यही तो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ये जो पॉइंट है ए, तो ये सारे पॉइंट तुम इस लाइन पे डालोगे। तो डाल दिया मैंने 10 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो स्क्वायर, 10 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा हो स्क्वायर माइनस 10, एक बार डाल के देखो ये तुम्हें दिख जाएगा क्लियरली। ये दोनों पॉइंट को इस लाइन पे डालो, एक्स की जगह पे एक्स को डालो, वाई की जगह पे वाई को डालो। ये मत करना कि एक्स की जगह को वाई को डाल दिया, ठीक है, ये मत करना, मिस हैपनिंग हो जाएगा। एक्स की जगह को एक्स पे डालो, वाई की जगह को वाई में डालो, ठीक है। डालो, एक बार दिख जाएगा 10 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो स्क्वायर प्लस 10 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा हो स्क्वायर। अब एक बात सोच, तुम्हें अभी एक चीज पढ़ाया गया था, 10, अगर 10 कॉमन ले लिया, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन क्या होता था, अभी पढ़ाया गया था ना, ये जो अंदर वाला चीज 2 होता था ना, तो 10 × 2 हो जाएगा ना एक्चुअली, मतलब ये जो पूरे चीज है इसका वैल्यू एक्चुअली 20 बन जाएगा, यह तक 20 बन जाएगा। और उसके बाद लाइन के इस साइड में 10 था ना, तो इस 10 को तुम इस साइड में ले जाओगे, वो -10 बन जाएगा, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हारा न्यूमिनेटर में सिर्फ 10 रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर, कॉस माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब आया कहाँ से, ये आया है एक्स की जो कोफिशिएंट था ए और वाई की जो कोफिशिएंट था बी, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके आया है, ठीक है। इसका भी वैल्यू तो 2 आएगा ना, अभी हम लोग देख के आए थे 2, तो 10/2 क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर में 10 था,
डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा, तो एक्चुअली क्या बनेगा 5 बन जाएगा। समझे बात मैंने क्या बोला? इसको पूरे सॉल्व करो देखना 10 बन जाएगा। ये न्यूमरेटर वाला चीज 10 बन जाएगा और डिनोमिनेटर 2 था तो 5 बन जाएगा। 5 नहीं, एक्चुअली -5 बन जाएगा, क्योंकि इनपुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आगे एक माइनस साइन भी आता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो बहुत आसान है, एक बार इसके साथ इसको इक्वल करोगे, एक बार इसके साथ इसको इक्वल करो, दिख दिख जाएगा तुम्हें। मैंने एक बार x के साथ -5 को इक्वल करा, x माइनस टेन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। एक बार सॉल्व करो, क्लियर दिख जाएगा x इक्वल टू +5 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और y इक्वल टू एक बार सॉल्व करो, वहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा +5 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होगा। ये पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा था, ये पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा था। ओके, तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली कौन कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है? अगली पेज में चलते हैं। ये जो आपने निकाला एक्स और वाई, ये एक्चुअली तो ए वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना, ए वाला जो पॉइंट अभी तुमने जो पढ़ा है, यही वाला पॉइंट तो रिप्रेजेंट करता है ना। देखो, हाँ ए वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक बार ध्यान से देखो, तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या था, आप हम लोग क्वेश्चन में पूछा क्या था वो फोकस करेंगे एक बार। क्वेश्चन में पूछा था कोई ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 30, यहाँ पे तो एंगल था अल्फा अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो निकालेंगे, बहुत बढ़िया से निकालेंगे हम लोग। बट यहाँ पे ए का वैल्यू भी निकालने के लिए बोल रहे हैं, और ए क्या था, साइड ऑफ द स्क्वायर। समझे, मतलब तुम्हें कोई भी एक साइड का लेंथ को पूछ रहा है, ठीक है, यही ए था। एक स्क्वायर की साइड का, एक सारे स्क्वायर की सारे साइड का तो लेंथ सेम होता है ना, तो वो ए का वैल्यू ये पूछ रहा है। बहुत आसानी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, मतलब एक साइड का लेंथ, कोई ना कोई एक साइड का लेंथ पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों के बीच में अगर फॉर्मूला लगाता हूं, मतलब ए और जो सी पॉइंट था ना, हमारे तो सी पॉइंट आ चुका है ना, 5 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, 5 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और हमारे पास ए पॉइंट तो वो क्वेश्चन में गिवन था, 10 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, हमारा 10 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा तो गिवन था। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। आप बोलोगे भैया डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तब तुम्हें एक चीज पता पड़ेगा कि ए सी का जो डिस्टेंस और बी सी का जो डिस्टेंस वो तो एक्चुअली सिमिलर होता है। तो हम लोग एक्चुअली ए बी का ही डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। क्यों ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा? क्योंकि एक बार सोचो, अगर मान लो ए बी का डिस्टेंस √2x आया है, मान लो ए बी का डिस्टेंस जो स्क्वायर है, मैंने इस साइड वाला हिस्सा ड्रॉ कर लिया, √2x आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, ए वाला एक्स, ए वाला एक्स। बात समझ में क्या बोला? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर होता है ना, तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग ये √2x होगा, तो मतलब ए वाला एक्स, ए वाला एक्स, मतलब बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं, चलो। तो एसी का एक बार लेंथ चेक करो, एसी का लेंथ आ जाएगा 5√2। तो एसी का लेंथ अगर 5√2 है, तो तुम्हें नहीं लगता ए बी का लेंथ एक्चुअली 5√2 बन जाएगा? एक बार ये नीचे आओ, एसी का लेंथ अगर, ये वाला तो ए था, ये वाला सी था, ये वाला बी था, तो एसी का लेंथ अगर 5√2 था छोटे वाला, तो ए सी बी मतलब ए से बी तक जो लेंथ है वो 10√2 बन जाएगा। बहुत आसान था। तो 10√2 अगर बन जाए, आप एक बार सोचो, मैंने अभी तुम्हें पढ़ा है एक चीज, पाइथागोरस थ्योरम बोल के, ये अगर 10√2 है, तो ए वाला 10, ए वाला 10 तो बाई डिफॉल्ट आ ही जाएगा ना। और स्क्वायर की हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, ये चीज हमने पढ़ा। अब बोलोगे भैया और क्यों दूसरे क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आप दूसरे नहीं दे सकते ना, स्क्वायर, ये तो स्क्वायर की साइड था, दोनों स्क्वायर की लेंथ तो सेम होगा ना, तो हम लोग 10 10 ही मानना पड़ेगा, तभी 10√2 आएगा। देखो एक बार अच्छे से, तो स्क्वायर हमें ए का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, ए का वैल्यू मिल चुका है। तो ए का वैल्यू मिल चुका है, तो इसके बाद तो आसानी पड़ेगा, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, देख लेते हैं। एम स्क्वायर एम टू स्क्वायर इक्वल टू 220, देखो यही तुम्हारा क्वेश्चन में था, अभी तुम्हें दिखा देता हूँ, एक सेकंड। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन का था हमारा, देखो, देखो क्वेश्चन में तो यही था ना, ए स्क्वायर प्लस 11 है प्लस 3 एम 1 स्क्वायर प्लस एम 2 स्क्वायर इक्वल टू 220। मतलब एग्जामिनर तुमसे पूछना चाहता है कि इसका वैल्यू है गिवन एंड एम 1 एम 2 का वैल्यू पूछना चाहता है। तो बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 11 है प्लस 3, और ए का वैल्यू डाल देंगे वहाँ पे, क्योंकि ए का वैल्यू अभी 10 आ चुका है हमारे पास, तो डालेंगे। आगे बढ़ते एक बार, क्या आ चुका है, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग 10 10 डाल देंगे, इसको इस साइड में शिफ्ट कर दो पूरे को, ठीक है। तो एम 1 स्क्वायर एम 2 का स्क्वायर का वैल्यू ए आ जाएगा एक्चुअली, मिलते जुलते, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एम 1 स्क्वायर एम 2 स्क्वायर जब तुम्हें पूरे सॉल्व करके 10/3 आ जाएगा। एक बार देखो, मैं कैलकुलेशन पार्ट में ज्यादा नहीं फोकस करूंगी, कि कैलकुलेशन पार्ट हर बच्चे कर लेगा, बट कॉन्सेप्ट में बच्चे फास्ट है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस करेंगे क्लास में, इसीलिए मैंने नोट्स को लिख के आया हूँ, ठीक है, समझे। तो क्योंकि हम लोग ज्यादा मेथड सॉल्व कर पाएंगे कम टाइम के अंदर, मेरे फोकस यही है कि तुमको कम टाइम के अंदर मैक्सिमम कंटेंट में डिलीवर कर पाऊँ। एम 1 स्क्वायर एम 2 का स्क्वायर इक्वल टू 10/3 है। अब एक बात सोचो, तुमने जो डायगोनल का इक्वेशन पढ़ा, डायगोनल तो दोनों परपेंडिकुलर होता है, दोनों डायगोनल तो परपेंडिकुलर होता है यार। और अभी तुमने पढ़ा कि इसका स्लोप अगर m1 हो जाए तो दूसरे वाला डायगोनल इसका स्लोप m2 होगा। तो हम लोग m2 को हम लोग, m1 m2 -1 होगा ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग m1 m2 तो -1 होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग m2 को -1/m1 से रिप्लेस कर सकते हैं। वही हमने करा, देखो यहाँ पे
m2 को -1/m से रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करो, रिप्लेस करने के बाद भी देखो ये सवाल अभी तक इतने लेंदी बन चुके हैं ऑलरेडी, बट हम लोग क्या और भी लेंदी एक्सटेंड करें? नहीं करेंगे ना। अब हम लोग थोड़ी जनरल लॉजिक लगाएंगे। देखो m1 स्क्वायर और 1/m2 स्क्वायर, अब देखो 10/3 है, 10/3 कब पॉसिबल होगा? जब नीचे तो 3 आना चाहिए, ये तो बात पक्की हो चुका है ना। 10/3 कब होगा? जब नीचे तुम्हारा 3 आएगा, ये तो पक्की हो चुका है बात। तो अब एक सोचो, बात सोचो, एक यहाँ पे तुम्हें थोड़ी ट्रिकोनोमेट्री का बेसिक नॉलेज लगाना पड़ेगा कि ट्रिकोनोमेट्री का ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे नीचे 3 या फिर √3 आता है, क्योंकि नीचे m1 स्क्वायर है, हमें 3 चाहिए था। तो ऐसा अगर सोचोगे ना ध्यान से, एक बार देखो tan का जो वैल्यू था, tan या फिर cot का वैल्यू, वहाँ पे 1/√3 या फिर 3 आता है। तो हम लोगों का m1 का वैल्यू या फिर m2 का वैल्यू, मतलब जो एक्चुअली m1 का इक्वेशन अभी कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि m2 का वैल्यू 1/-1/m1 पुट करने के बाद, तो m1 का वैल्यू √3 या फिर 1/√3, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। जो भी होगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है एक्चुअली। तो अब एक बात सोचना है तुम्हें, जो m1 होता है वो तो हमारा स्लोप होता है, और एक स्लोप क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे स्लोप अलग होगा, यहाँ पे जो लाइन की जो डायगोनल इक्वेशन था, यहाँ पे स्लोप अलग हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ी तुम्हें कैच लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने √3 निकाला है, 1/√3 निकाला, मतलब जो भी स्लोप आएगा मिलते जुलते हुए तुम्हारे पास tan की फॉर्मेट में आना चाहिए ही चाहिए, मतलब जो भी स्लोप आएगा वो tan की फॉर्मेट में आना चाहिए, क्योंकि 1/√3 एंड √3 का वैल्यू tan को छोड़ के और कोई एंगल में नहीं मिलता हमें, ठीक है। बात मैंने क्या बोला, तो tan ही आएगा। ये तुम्हें एग्जाम के अंदर ये सारी चीज यूज करना ही है, नहीं तो और भी सवाल लेंदी बढ़ जाएगा, समझे बात? इसके बाद भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेंदी बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ी क्रैकिंग, मतलब जो बोलते हैं ना कि एग्जाम के सवाल को कैसे क्रैक करा जाए, इस तरीके से छोटे छोटे चीजों को जब फोकस करोगे, तब तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छी एक रिजल्ट तुम प्रोड्यूस कर पाओगे। और मैं इसी छोटी छोटी चीजों के अंदर ही ज्यादा फोकस करता हूँ। क्या करेंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे मिरर इमेज निकालने के लिए, क्योंकि मिरर इमेज निकालने के तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी तक हम लोग निकल चुके हैं, आराम तरीके से निकल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अब करेंगे मिरर इमेज मतलब इस पॉइंट का मिरर इमेज, मतलब क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कोई मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होता है, तो यहाँ पे कोई मिलेगा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज एक बार निकालो, मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही फॉर्मूला था, मैंने अभी रिकॉल कराया था ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही फॉर्मूला होगा, सिर्फ आगे एक 2 आ जाएगा, और माइनस साइन तो था ही था। तो एक बार सॉल्व जब करोगे एक्चुअली -10 आएगा, एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, ठीक है। खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, एक पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, सारे चीज मिल जाता है, ठीक है। x-10 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब जो x का कोफिशिएंट था और y का जो कोफिशिएंट था, उसके बाद तुम हर एक को इक्वल करो, देखना x और y के वैल्यू 0 0 आ जाएगा, x और y का वैल्यू 0 0 आ जाएगा। आप बोलोगे भैया ये वाला मेथड क्यों सॉल्व कर रहे हो? देखो, अगर ए वाला पॉइंट 0,0 आ चुका है, तो इन दोनों में से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, वो लगाना बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए थे, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी कैलकुलेटिव ज्यादा करना था, ये इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेटिव थोड़ी छोटी हो जाएगा। ये क्यों छोटी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तुमने 0,0 आ चुका है, मतलब एक तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट है, जो वर्टेक्स है, वो तुम्हारा मर जाएगा। एक्चुअली 0,0 मतलब तो मर जाएगा ना, तुम्हारा एक्चुअली 10 cos अल्फा sin अल्फा का ही तुम स्क्वायर कर रहे हो, एक्चुअली दोनों का स्क्वायर करके और रूट करके एडिशन कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। जब करोगे एक्चुअली तुम्हें टोटल AC का वैल्यू मिल जाएगा 10√2। अब तो वही सिमिलर लॉजिक है, अगर ए वाला 10√2 है, तो ए वाला 10 होना चाहिए, ए वाला 10 होना चाहिए, तो ए का वैल्यू एक्चुअली कितना मिल जाएगा? ए का वैल्यू एक्चुअली 10 मिल जाएगा। सवाल का अप्रोच समझ पाए मैंने क्या करा? तो ए का वैल्यू 10 मिल जाएगा। मतलब ये जो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 एंड मेथड 4, ये जो एक्चुअली अप्रोच है, इनमें से ये ए का वैल्यू निकालने का ही एक्चुअली अलग अलग अप्रोच है। बाकी जो सेकंड पेज में मैंने सॉल्व करा ना, M1 M2 वाला निकालना, वो सेम होगा, मतलब नेक्स्ट पेज देखो वो सेम ही होगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके आए उसी तरीके से सॉल्व करना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने फिर भी इस क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक लगाए, यहाँ पे छोटी छोटी स्टेप के लॉजिक लगाए, जिससे और भी ये छोटी दिख रहा है, बट तुम अगर पेपर में एक्चुअली सॉल्व करोगे 2 से 3 पेज जा सकता है, ठीक है। तो इतना केयरफुल रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको क्या तुम ग्रैब करा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते इसके बाद तुम कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे मेथड 3 में, देखो लो, मतलब मेरी तरफ से टिप्स। आप बोले कि भैया टिप्स क्या है? टिप्स देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब देखो मेरे जो टिप्स है ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से टिप्स है। अगर तुम्हें एक डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, तो तुम दूसरे डायगोनल की इक्वेशन मतलब दिमाग में ही सोच लोगे। आप बोलोगे भैया दूसरे डायगोनल की इक्वेशन कैसे दिमाग में सोच लोगे? चलो देखते हैं ना कैसे सोचोगे, इसीलिए तो मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, तुमको समझाने के लिए। अब देखो, तुम इसका पहले स्लोप निकालो, पहले मैं इसको प्रूफ दिखा देता हूँ, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा ऑब्वियसली, शॉर्टकट जब सिखाता हूँ मैं जनरली, तो प्रूफ भी दिखा देता हूँ, तो प्रूफ भी दिखा देते हैं। चलो, एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 10। तो इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन का कंपैरिजन, मतलब एक्चुअली इस लाइन का स्लोप कितना है। आप बोलोगे भैया इस लाइन का स्लोप के पीछे आप पढ़े क्यों हो? क्योंकि अगर इस लाइन, ये जो ये वाला लाइन है, एक्चुअली ये वाला लाइन को मैंने माना, अगर ये वाला लाइन का मेरे को स्लोप मिल गया, तो ये वाला लाइन का स्लोप तो मुझे मिल जाएगा ना, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर होता है M1 M2 -1 करके कर लूंगा मैं।
जैसे नीचे करा देखो, इसका स्लोप जब कॉम्प्रोमाइज मारोगे एक्चुअली माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा आएगा। तो M2 का वैल्यू जब करोगे M1 M2 -1 करके, अगर मैंने इसको M1 मान लिया, जैसे इसको M1 मान लिया मैंने, तो M2 क्या जान जाएगा ना, दूसरे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप को मैंने M2 माना, मतलब ये जो ये वाला लाइन का स्लोप मैंने M2 माना। तो M2 क्या हो जाएगा, क्लियरली कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम लाइन की इक्वेशन लिख लो। आप बोलोगे भैया लाइन की इक्वेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखोगे तभी तो तुम्हें ये वाला डायगोनल का इक्वेशन मिलेगा। समझे, इस क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में डायगोनल का इक्वेशन नहीं निकालोगे तो भी काम चल जाता है, बट डायगोनल की इक्वेशन निकालना का सीख गए ना तो बहुत जगह हेल्प होगा। मेरे बात याद रखना, एडवांस की क्वेश्चन ऐसे आता है, डायगोनल की इक्वेशन अगर तुम्हें आ जाए क्लियरली, मतलब जेई एडवांस में बहुत बड़ा है ऐसा, अगर ऐसे स्क्वायर की डायगोनल की इक्वेशन लिखना आ जाए तो बहुत टाइम सेव होता है। ठीक है, सिर्फ मेंस एडवांस नहीं, बहुत से छोटे मोटे एग्जाम डब्ल्यूबीजी बीट सेट, ये छोटे मोटे एग्जाम में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे क्लियरली, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड सॉल्व करोगे, देखना डायरेक्ट तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा, y cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 0। समझे, ये तुम्हारे डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सारे काम एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि हम लोग थोड़ी स्मार्ट बनेंगे ना। हम लोगों का इस सेशन का पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ी स्मार्ट बनाना है तुम्हें। तो वो स्मार्ट अप्रोच कैसे बना सकते हैं, देखो तुम्हारे पास जो दूसरे डायगोनल का इक्वेशन था वो क्या था, x cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 10, ये तुम्हें एग्जाम में गिवन था। अब तुम्हें ये वाला डायगोनल का इक्वेशन लिखना है। देखो, इसको लिखने के लिए एक ही काम करना है, पहले तुम कांस्टेंट टर्म को हटा दो, कांस्टेंट टर्म को हटा दिया। कांस्टेंट टर्म को हटाने के बाद मैं क्या करूंगा, x और y की जो कोफिशिएंट है उसको मैं स्वैप करूंगा, x और y की जो कोफिशिएंट है उसको स्वैप करूंगा और दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दूंगा। मैंने क्या करा देखो, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा किसका कोफिशिएंट था, y का था, जो गिवन था तुम्हारा डायगोनल। मैंने क्या करा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा को x के कोफिशिएंट में बदल दिया। अभी तो प्रूव करके दिखाया ना। ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाया, आप इसे शॉर्टकट बोल रहे हो कैसे करोगे। एक्चुअली ये तो y का कोफिशिएंट था cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, एक आप x के कोफिशिएंट बन चुके हैं। और देखो जो x के कोफिशिएंट था वो देखो आप y के कोफिशिएंट बन चुके हैं। अब दोनों में से y और x में से मैंने किसी एक में माइनस साइन लगा दिया, और वो सही है, किसी भी में एक में तुम लगा सकते हो, माइनस y में भी, y के आगे भी माइनस लगा सकते हो, x के आगे भी लगा सकते हो, मनी सेम है। बात समझे मैंने क्या बोला। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके मिलते जुलते एक मेथड है, जो हमारा मेथड वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेंगे, अभी तो शॉर्टकट की तरह हम लोगों ने प्रूव करके दिखा ना, तो हम लोग जब लिखेंगे डायरेक्ट इक्वेशन लिख जाएगा। सवाल तो सेम ही है, हम लोग सॉल्व का टेक्निक सीख रहे हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम्हें एक ए वाला डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, ए वाला डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, ए वाला डायगोनल की इक्वेशन गिवन था ये वाले, और ए वाला डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, तो दोनों डायगोनल की इक्वेशन अगर गिवन है तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कॉमन पॉइंट नहीं मिल जाएगा, मतलब ए वाला पॉइंट एक्चुअली, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं मिल जाएगा एक्चुअली। तो ये वाला पॉइंट अगर तुम्हें मिल जाएगा तब तुम डबल कर दोगे ना एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होता है, तो तुम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे एसी के बीच में, और उसको तुम डबल कर दोगे, मतलब ए बी का डिस्टेंस एक्चुअली क्या बन जाएगा, 2 इंटू AC बन जाएगा ना। मीनिंग समझे बात मैंने क्या बोला, जो अभी कॉन्सेप्ट अभी लगा के आए थे वही कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो मैंने क्या करा, दोनों लाइन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करा, और सॉल्व करने के बाद देखना घूमते फिरते x 5 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा y 5 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा मेथड वाला आ जाएगा। तो ये वाला अगर आ जाए तो तुम डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखना, डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे, जो तुम्हारा एक्चुअली ओपी नहीं, या फिर तुम्हारा हो जाएगा एक्चुअली, या फिर दूसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट में था इसीलिए ए सी बी, तो तुम्हारे पास जो ए बी हो जाएगा एक्चुअली ए बी, और यहाँ पे क्या होगा ए सी होगा। ठीक है, तो एसी का लेंथ निकालो और इसको डबल कर दो, क्योंकि डायगोनल की लेंथ आधा आधा इसमें, आधा आधा इसमें टूटता है, तो तुमने अगर ए वाला लेंथ निकाले, ये वाला ये पूरी का लेंथ कितना करोगे, डबल कर दोगे इसका। ठीक है, बस समझ में क्या बोला, तो डबल कर दोगे 10/√2। तो वही सिमिलर लॉजिक लगाओगे इसके, अगर ए वाला 10√2 है और ए वाला अगर 10 है, ए वाला 10 होंगे और ए वाला 10 होंगे, तभी तो ये जो पूरे लेंथ था, जो रेड वाला जो दिखा रहा हूँ मैं, पूरे जो लेंथ था ये एक्चुअली 10√2 बनेगा। दोनों साइड 10 होंगे तभी तो 10√2 बनेगा, वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक दो मेथड में लगाते आ रहे हैं। इसके बाद तो जो सॉल्विंग स्टेप था M1 M2 निकालना, वो तो सिमिलर लॉजिक था, उसमें तो जो तुमने पहले वाले क्वेश्चन में करा वही करते जाओगे। बट ये निकालने के तरीका बहुत सारे था, मैंने उनमें से तीनों तरीका अभी तक डिस्कस कर चुके हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं। और फोर्थ मेथड द बेस्ट मेथड है, मैं तो तुम लोगों को सजेस्ट ही करूंगा कि फोर्थ मेथड ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, और फोर्थ मेथड बहुत अच्छी है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें छोटी मोटी चीज यूज करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। देखो, फोर्थ मेथड में क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर था, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर था
तो उनमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो होंगे। एक पॉइंट गिवन था, देखो एक पॉइंट तो तुम्हारे यहाँ पे गिवन था, ए वाला पॉइंट गिवन था। तो मैं क्या करूंगा, ये तो ब्लू वाला जो लाइन है, ये ब्लू वाला जो लाइन है, इसका इक्वेशन मेरे को गिवन था, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा। क्यों परपेंडिकुलर, तुमको अभी पढ़ाया था, दोनों डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है। यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई की जगह जिस पॉइंट से तुम निकाल रहे हो, ये एक्चुअली एक्स और वाई, एक्स और वाई को तुम इसमें डाल दोगे, ठीक है। एक्स की जगह पे एक्स पर डालो, वाई की जगह पे वाई पर डालो। क्लियरली तुम्हें दिख जाएगा कि एक्चुअली जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉल्व करोगे, पूरे सॉल्व करने के बाद 5/√2 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद मतलब जो तुम्हारा ये जो स्क्वायर था, ठीक है, ए सी बी, ये जो स्क्वायर था, ये जो लेंथ था, ये लेंथ तुम्हारा आ चुका है। और अगर तुम्हें ये पूरे लेंथ निकालना है, मैं कलर थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो अगर मुझे पूरे लेंथ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डबल कर दूंगा, वही सिमिलर लॉजिक है। तो यहाँ पे डी निकालना था, तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, 2D बन जाएगा। गॉट इट द पॉइंट। तो 2D बन जाएगा, मतलब 2 × 5√2 बन जाएगा। 2D मतलब एक्चुअली 2 × 5√2 ना, और 10√2 बन जाएगा। तो उसके बाद तो लॉजिक सेम है ना, अगर ए वाला चीज 10√2 बन रहा है, तो ए वाला चीज को तुम्हें 10 बनना है, ए वाला 10 बनना है। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हारा जो स्क्वायर की जो साइड है वो तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। इसके बाद तो सॉल्विंग स्टेप ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो तुमने अभी करके आए हो। फर्स्ट क्वेश्चन में जो सॉल्विंग स्टेप करे थे M1 निकालने के लिए, वही करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। और यही हमारा था, फोर्थ स्टेप तक हो चुका है। मतलब हम लोग ऑलरेडी फोर्थ मेथड सॉल्व करे हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग चारों मेथड डिस्कस करें, और चारों में से तुम लोग कमेंट करके बताना कौन सा वाला मेथड द बेस्ट लगा तुम्हें, एंड कौन सा मेथड वाला मेथड तुम खुद दिमाग में सोच पाए थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच रामचंद। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।